भारत में विविधता को देखा जाए, संपूर्ण भारत विविधताओं का देश है। यहाँ कई प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार का खाना खाया जाता है। यहाँ पर गरीब वाला खाना और अमीर वाला खाना नहीं है। आप देखेंगे तो मुस्लिम लोग क्या कर रहे हैं, वो कुछ चिकन मटन की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो कि आपने सुना होगा। और हिंदू लोगों के लिए कुछ कुछ लोग चिकन चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। तो ये आपको अनेक प्रकार का खान पान भी आपको मिल सकता है। तो ये विविधता है, यहाँ पर असमानता नहीं है। तो यहाँ और धर्म मानने वाले तो आप जान रहे हैं, भारत में अनेकों प्रकार में भाषाएं बोले जाती हैं। भाषाई के आधार पर, जनजातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर आपने जो देखा, तो ये कई ऐसे चीज़ें हैं जो पहलू, जिनके आधार पर हमने जो अभी देखा कि ये एक प्रकार से विविधता होती है। परंतु जो असमानता है, उसके लिए आप जाति व्यवस्था, आपके लिए गैर बराबरी जो है वो आपको असमानता करता है। लेकिन वर्तमान में भारत विविधताओं का देश है। यहाँ कई प्रकार के धर्म मानने वाले हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, स्वीकृति करते हैं एक दूसरे का धर्म का। भारत में अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ये भाषाओं को सम्मान दिया जाता है, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार का खाना खाया जाता है। इन्हीं सब कारणों से भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। उपरोक्त लेख के माध्यम से हम लोगों ने विविधता को समझा। इस लेख में हम लोगों को जाना कि विविधता किसे कहते हैं, विविधता के प्रकार एवं विविधता के कारण। भारत में विविधता में एकता के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब देखने जा रहे हैं भारत में विविधता के कारण। भारत में विविधता के कारण प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन और अकाल अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते थे। युद्ध के कारण से चले गए, भोजन नहीं मिल पा रहा है तो चले गए, अकाल आ गया, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया तो चले गए, बाढ़ आ गया तो चले गए, और यात्रा के साधन के अभाव में वहीं रहने लगते थे। और कुछ ऐसा भी होता था कि यात्रा ना हो, यात्रा के साधन नहीं हो, बैलगाड़ी, और पहले समाज में ऐसा ही होता था, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी नहीं, तो वहीं रह जाते थे। इस कारण वहाँ की संस्कृति, भाषा को सीख लेते थे। जब वो कहीं पे किसी जगह प्रस्थान करते थे, किसी जगह रह जाते थे, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति को सीखने लग जाते थे तथा अपनी संस्कृति को भी मिला कर रखते थे। तो इस पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभरने लगती थी। तो ये देखिए किस प्रकार की नई संस्कृति आ रही है, खाना पीना रहना, तो थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। तो इस प्रकार से विविधता और बढ़ रहा है, और विविधता अच्छा होता है। विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है, जैसे जलवायु। आप यदि देखेंगे तो जलवायु के आधार पर कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्म है, कभी बारिश है, तो शारीरिक रूप से अंगों में भी अंतर आता है। और जलवायु के आधार पे विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद भी अलग होते हैं, है ना। तो ये बदलाव आता है, जलवायु भी विविधता क्रिएट करता है। और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कारण भी, जहाँ पे बारिश होगी, चावल जब होगा तो उससे संबंधित वहाँ पे फेस्टिवल किया जाता है। जहाँ पर बारिश कम होगा, गेहूँ ज्वार बाजरा करते हैं, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे फेस्टिवल होता है और धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। अर्थात जलवायु और मृदा, मृदा भी आप समझ चुके हैं कि यदि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा होगी तो वहाँ पर अन्य प्रकार की कृषि और अर्थव्यवस्था, वहाँ पे आर्थिक स्तर कुछ और होगा। जहाँ पे मृदा बहुत कम उपजाऊ होगी तो वहाँ अलग होगा। मानसून की वर्षा भी वहाँ पे कैसा हो रहा है, जल कितना उपलब्ध है, मैदानी क्षेत्र कितना है, पठारी क्षेत्र कितना है, पहाड़ी क्षेत्र कैसा है। तो हर एक जगह जो ऐसी चीज़ें हैं, भौगोलिक कारक, ये तो आपने देखा कि एक आदमी जब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, प्रस्थान कर रहा है, तो उस समय भी संस्कृतियाँ नहीं आ रही हैं। और भौगोलिक कारक जैसे जलवायु हो गया, मृदा हो गया, मानसून हो गया, जल हो गया, मैदानी भाग हो गया, पठारी भाग हो गया, पहाड़ी भाग हो गया, इससे भी आपको विविधता और संस्कृति परंपराओं में अलग अलग दिखते हैं इत्यादि। ये सब लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप और संस्कृति परंपराओं को ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेक भाषाओं का प्रचलन है तथा समाज में विभिन्न जातियों का अस्तित्व है। इसके बावजूद भी ये सभी एक देश व एक स्थान पर साथ साथ निवास करते हैं, जो भारतीय समाज में विविधता का प्रमुख कारण है। तो इतनी सारी चीज़ें अलग होते हुए भी भारतीय समाज एक साथ
निवास करते हैं, तो ये विविधता का कारण है। तो हम लोग विविधता के कारण को एक मोटा मोटी समझे। पहला विविधता का कारण जातीय कारण। भारतीय समाज और संस्कृति में जातिगत विविधता भी बहुत बहुत बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि यह विविधता प्राकृतिक या बाह्य कारणों से नहीं, वरन हिंदू संस्कृति की ही देन है। तो ये बाह्य कारण या भौगोलिक कारक नहीं है, बल्कि ये हिंदू वैदिक कालों के समय में धीरे धीरे कर्म से लेकर जन्म के आधार पर बदलाव हो गया। तथापि अलगाव और सामाजिक जीवन के खंडात्मक विभाजन की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जे.एच. हट्टन के अनुसार भारतवर्ष में करीब 3000 से भी ऊपर जातियां और उपजातियां हैं। जे.एच. हट्टन क्या कहते हैं, भारत में कितनी जातियां हैं? 3000 या उससे भी ऊपर है। इनकी उत्पत्ति इसी समाज के भीतर से हुई, परंतु सामाजिक सम्मिलन की दृष्टि से जातिगत विविधता ने भारतीय समाज में बड़ा अलगाव पैदा किया है। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में जो ये जाति की उत्पत्ति हुई है, ये भारतीय समाज के एक दूसरे से मिलकर और जातिगत विविधता, मतलब जाति में विविधता लाया और समाज में एक अलगाव पैदा कर दिया। पहले तो हमने बोला कर्म के आधार था, बाद में आपको जन्म के आधार पे धीरे 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 और वो फिर और छोटे छोटे जातियों में बदल गए। अच्छा, ये जो जानवर को पकड़ेगा, चूहे को पकड़ेगा तो मुसहर जाति बना दिया गया। अच्छा, ये गंदी काम करेगा तो उनको छोटी और जाति बना दिया गया। हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं छुआछूत इत्यादि धीरे धीरे समाज में बढ़ने लगा। और विवाह, छुआछूत, जाति के प्रति भक्ति, अपनी जाति को लेकर कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को ज़्यादा बड़ा मानता है दूसरे की जाति को लेकर तुलना में, तो इससे क्या होगा, दूसरी जातियों के प्रति ऊंच नीच की भावना आने लग जाती है हर एक जाति के समूह का। तो ये जाति की सोच ही गलत है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यस, जाति के आधार पर भी हमने क्या देखा, विविधता थी। विविधता बाद में कालांतर में जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो ये समाज में एक असमानता के रूप में पैदा हो गया, अलगाव के रूप में हो गया, गैर बराबरी के रूप में हो गया। और इसमें देखा जाता है कि दूसरी जाति जो ऊंच नीच की भावना आई, उससे उत्पन्न घृणा आदि के कारण ही भारतीय समाज में विविधता भी पाई जाती है, लेकिन ये नकारात्मक स्तर पर है। ये विविधता जो पाई जा रही है, लेकिन इसमें समाज में असमानता को भी ले आया। यस, हमने कहेंगे क्या जो भारत में विविधता है, जो भारतीय विविधता है, क्या वो समाज में असमानता को भी जन्म दिया है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यस, भारत में जो विविधता है, जो जातीय स्तर पर धीरे धीरे कर्म से जन्म के आधार पर एक प्रकार से जातीय असमानता के रूप में आ गया है। संजातीय कारण हम यदि देखें कि किस प्रकार से विविधता है, नृजातिकी समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति, उत्पत्ति के आधार पर अपने को दूसरों से पृथक समझते हैं। यदि आप देखें तो ब्राह्मण समाज, उनकी एक पद्धति है, जीवन पद्धति है, क्या क्या कर्मकांड है उनकी, क्या भाषाएं हैं, संस्कृति है, वो किस प्रकार का मनोरंजन करते हैं, कौन कौन सी प्रथाएं, कौन कौन सी वो पालन करते हैं, ट्रेडिशन, कौन कौन सा धर्म है उनको पालन करने के लिए, कौन सा संस्कृति कल्चर है। वो अपनी उत्पत्ति को अलग बताते हैं कि मेरी उत्पत्ति, ब्राह्मण की उत्पत्ति, हम इस कुल से हैं, इस वंश से हैं। तो ये अपने आप को दूसरे से पृथक समझाते हैं। तो नृजाति की एथनिसिटी, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि एथनिक सेंटर सोच है, संजातीय मतलब कि आप इस जातीय समूह के एक हैं, तो इस आधार पर संजातीय कारण से भी आप अलग अलग कर दे रहे हैं। यस, दूसरों और अपने आप को दूसरों से पृथक समझते हैं। दूसरे शब्दों में एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोगों को एक समूह की नृजातिकी की संज्ञा प्रदान दी जाती है। कि मतलब आज भी आप देखेंगे तो पहले के समाज में कहा जाता था कि पंडित समाज जो है, ब्राह्मण समाज है, वो संस्कृत शब्द को लेता है, कुछ समाज हिंदी को बालता है। आप जाएंगे बुद्ध के काल में पढ़ने के लिए जाएंगे तो प्राकृत और विभिन्न प्रकार की भाषाएं भी होती थी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो धर्म, परिवार, रंग, संस्कृति इत्यादि, भाषा, आपका मनोरंजन, आपकी पद्धति, आपकी उत्पत्ति एक प्रकार से आपको एक अलग पृथक समझने के लिए बनाता है और मजबूर भी करता है। और इस समूह को नृजाति की संज्ञा दी जाती है, मतलब एक सजातीय आप लोग अलग हैं।
इनका इतिहास समान रहेगा। इतिहास, प्रजाति, जनजाति, वेशभूषा, खान पान वाला सामाजिक समूह भी एक निर्जातीय समूह होता है। मतलब एक समान इतिहास हो आपका, आप किस प्रजाति से हैं, कौन जनजाति है आपका, क्या वेशभूषा है, क्या खान पान है, ये भी आपको एक नृजातीय समूह बनाता है, एक एथनिक अलग ग्रुप बना देता है, जिसकी अनुभूति उस समूह एवं अन्य समूहों के सदस्यों को होनी चाहिए। समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा तथा अभिव्यक्ति को करने वाले समूह को भी संजातीय समूह कहा जा सकता है। वर्तमान में देखा जाए कि आज के डेट में एक नया संजातीय समूह बन रहा है वर्तमान में। यदि अमीर लोग हैं, इन उद्योग लोग हैं, तो उनके बीच में उद्योग बड़े बड़े लोगों उनके आपस में बैठक होती है, बातें होती हैं, तो वो एक अलग आर्थिक स्तर पर एक अपना अलग संजातीय समूह और निर्जातीय स्वरूप दे रहे हैं। राजनीतिक रूप वाले जितने भी है जो समाज में नेतागण हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्रीगण हैं, ये लोग भी एक अलग ही समाज का अपने स्तर पर उनकी मिलना जुलना, खाना पीना, वो भी एक अलग संजातीय समूह का राजनीतिक नेता लोग हैं, सुना होगा आपने। सामाजिक और सांस्कृतिक हितों के लिए भी कई लोग अपना अपना क्या है एक संस्थागत सोच बनाते हुए संजातीय समूह का बनाए जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा भी है, लेकिन इसका असमानता को ज़्यादा बढ़ावा देता है। एक निर्जातिकी के लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग एवं संगठन पाया जाता है। तो एक समान के निर्जातिकी या संजातीय लोगों के परस्पर आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, सहयोग होता है, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, चाहे वो पैसे का स्तर पर हो, चाहे किसी स्तर पर हो। आप समाज में आज देख सकते हैं कि एक प्रकार के संजातीय लोग एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन्हीं में शादी भी होती है। ये धीरे धीरे उनमें अहम की भावना आ जाती है। एक निर्जातिकी के लोगों दूसरी निर्जातिकी के लोगों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं उपासना पद्धति की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो एक निर्जातिकी समूह या संजातीय समूह अपने समूह को, अपने समाज को अलग दिखाते हैं और उसको बढ़ चढ़ कर बताते हैं कि हमारे अंदर ऐसे होता है, ऐसी रीति रिवाज है, ऐसी हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे हम लोग देवताओं को करते हैं, ऐसे अपने गॉड को करते हैं, कोई अल्लाह को करता है अलग। चाहे अल्लाह करने वाले भी उनके अंतर्गत भी बहुत बटा हुआ है, और सभी अपनी अपनी समूह को क्या करते हैं, निर्जाति के समूह को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा में इसे निर्जातिकी केंद्रित प्रवृत्ति कहते हैं, एंथ्रोसेंट्रिज्म कहते हैं, जो समाज में कहीं ना कहीं फिर अलगाव को लेकर आएगा। निर्जातिकी के आधार पर एक समूह दूसरे समूह से अपनी दूरी बनाए रखता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली निर्जातिकी समूह कमजोर निर्जातिकी समूह का शोषण करते हैं, और ये आज से नहीं, कुछ हजारों वर्षों से भी हो रहा है। ये निर्जातिकी समूह ये समूह बनाते हैं और दूसरे समूह जो निर्जातिकी समूह हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं और उनके साथ भेदभाव रखते हैं। इससे समाज में असमानता, संघर्ष और तनाव पैदा होता है। तो क्या आपने देखा कि संजातीय विविधता भी एक विविधता है, लेकिन संजातीय विविधता धीरे धीरे समाज में एक असमानता पैदा कर रहा है, क्योंकि हर संजातीय निर्जातिकीय समूह अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपना रहन पान, खान पान, अपनी उत्पत्ति, अपनी उपासना, इन सब आधार पर अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बताएगा और एंथ्रोसेंट्रिज्म करता है। और इससे जो एक ऊपर का निर्जातिकीय समूह होगा और एक नीचे का होगा, और उस तरीके से वहाँ पर भेदभाव होंगे, वहाँ पे असमानता पैदा हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। जो आपने कभी कभी आपने देखा कि यदि आप थोड़ी सी इतिहास में भी जाएं, तो जब हमारा औद्योगिक क्रांति हुआ उस समय भी देखा जाए तो समाज में एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग आ गया। निम्न वर्ग उद्योगों में काम करेंगे, उच्च वर्ग वो कैपिटलिस्ट और पैसा और वो प्रॉफिट कमाते थे। और एक मतलब देखा जाए तो एक वर्ष में वर्ग संघर्ष स्टार्ट हो गया, क्लास स्ट्रगल इस विश्व में स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं निर्जातिकी समूह या संजातीय समूह असमानता को, जो विविधता है वो असमानता ला रहा है। भाषा, धर्म और सांस्कृतिक विभेद संजातीय समस्या का मुख्य कारण है। जो संजातीय समस्या का मुख्य कारण है, भारत में भाषा, धर्म, संप्रदाय और प्रांतीयता की भावना के कारण अनेक तनाव एवं संघर्ष हुए हैं।
पौराणिक कालों से भी ऐसा हो रहा है।